अगर आप भी रिटेल के बिजनेस के अंदर हैं तो रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम ना इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व। आपको पेमेंट रिसीव करनी है कस्टमर से तो कैसे रिसीव करोगे? रेजर पे है, पेटीएम है, फाइनलैब जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां कर रहे हैं। फिर एक कंपनी में मैंने करीब 12 साल जॉब किया जो कि रिटेल ऑटोमेशन में काम करती है। हाँ, वहाँ से आइडिया आया कि खास करके जो इंडियन रिटेलर्स हैं वो राइट। किस पेन पॉइंट से गुजर रहे हैं। एआई आ चुका है, डेटा माइनिंग पे काम चल रहा है, लेकिन जो एक जनरल रेगुलर बेसिस पे आप रिटेलर्स पे चलो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। शुरुआत के दिनों में जब तक कोई क्लाउड के बारे में जानता नहीं था, हम राइट। 2013 में क्लाउड पे पूरा ईआरपी होस्ट करवा दिया था। एक बिजनेस को ईआरपी सिस्टम की जरूरत क्या है? एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों शुरू करता है? ताकि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, करेक्ट। ताकि उसको टाइम मिले फैमिली के साथ, ताकि यस। उसको आगे और बिजनेस को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखे वो। इस बार हम जो डिसीजन लेते हैं एज बिजनेसमैन इमोशन के अगेंस्ट नहीं लेते। जैसे मैंने बोला मेरा फेवरेट सप्लायर है, मैं उसको उसी से परचेज करूंगा। राइट। भाई डेटा ये कह रहा है कि इसका माल नहीं चलता। हाँ। जो मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ इसको इमोशन ड्रिवन होकर के मैंने पेमेंट कर दिया, Yes. लेकिन इसका तो पीस ही पड़ा हुआ है, इसका तो एक भी पीस निकला नहीं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन ना बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में ना हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है वो आपकी उन समस्याओं को कंप्लीटली हल करने वाले हैं, उसका रास्ता बताने वाले हैं जो ना केवल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसको किया बल्कि ना जाने कितने ही बिजनेसेस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करवाया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिटेल की। अगर आप भी रिटेल के बिजनेस के अंदर हैं तो रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम ना इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व हो जानी है, जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कस्टमर मैनेजमेंट और लॉयल्टी, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से इंटीग्रेट हो गई। ना केवल इंटीग्रेशन हो गया है इस पूरे के पूरे प्रोसेस का, बल्कि आप ये देखो कि आपको पेमेंट रिसीव करनी है कस्टमर से तो कैसे रिसीव करोगे? रेजर पे है, पेटीएम है, फाइनलैब है, ये जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ में पूरी तरह से ये इंटीग्रेशन के अंदर जुड़ा हुआ है। और शॉपिफाई के साथ में ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है और इंटीग्रेशन आपके सॉफ्टवेयर में हो जाए। तो इसके लिए ना मैं एक बहुत ही खास मेहमान को आपके सामने पेश करता हूं और वो है नन अदर देन फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जेड ऑर्डर ईआरपी सॉल्यूशंस। जेड ऑर्डर एक बड़ा ही रिनाउंड नेम है गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, रिटेल के अंदर। मीना बाजार, ओढ़नी साड़ी, इसके अलावा मोहनलाल सन्स, के लव किन्स का आपने नाम सुना होगा। ये सभी जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां कर रहे हैं, आज उनके फाउंडर और सीईओ रोशन कुमार जी हमारे साथ अवेलेबल हैं और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। रोशन कुमार जी, वेलकम। जी नमस्कार। सो थैंकफुल टू यू कि आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और हमारी कैश फ्लो कम्युनिटी के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट के लिए आप आज मेरे इस पॉडकास्ट में आए हैं। और आज ना इसका पूरा हम इस्तेमाल करने वाले हैं, आपके समय का पूरा समय का इस्तेमाल करने वाले हैं। और सबसे पहले ना मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले ना आपकी जर्नी के बारे में जानना है, कैसे पहुंचे यहाँ तक? जी मैं 1998 में दिल्ली आया, बिहार के एक छोटे से गांव से। हाँ। आइडिया था कि एक छोटी सी जॉब मिल जाए, थोड़ा अपना खर्चा पानी निकल जाए। तो ऐसे कर कर के मैंने स्ट्रगल से शुरुआत करी। राइट। मैंने सिर्फ टाइपिस्ट का काम किया, एक जगह सिर्फ लेटर लिखने का काम था मेरा। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 नॉलेज बढ़ती गई, जर्नी भी बढ़ती गई आगे। फिर एक कंपनी में मैंने करीब 12 साल जॉब किया जो कि रिटेल ऑटोमेशन में काम करती है। हाँ। वहाँ से आइडिया आया कि खास करके जो इंडियन रिटेलर्स हैं वो किस पेन पॉइंट से गुजर रहे हैं। आप देखो इतना एडवांस हो चुका है, आप इधर एआई आ चुका है, डेटा माइनिंग पे काम चल रहा है, लेकिन जो एक जनरल रेगुलर बेसिस पे आप रिटेलर्स पे चलो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। उनको कोई ढंग का सॉल्यूशन नहीं मिलता कि किस तरीके से वो अपने स्टॉक को, इन्वेंट्री को और चीज़ों को मेंटेन करें। राइट। फिर 2011 में मैंने अपनी इस कंपनी को फाउंड किया, जेड ऑर्डर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और वहाँ से रिटेल और रिटेल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं
उनके सॉल्यूशंस में और उनकी ऑटोमेशन में हमने ध्यान देना शुरू किया। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल से शुरू किया, जो एक नॉर्मल एक पर्टिकुलर रिटेलर्स की सबसे पहली नीड होती है, पॉइंट ऑफ सेल मेरा ऑटोमेट हो जाए, बिलिंग सिस्टम ऑटोमेट हो जाए। फिर वहाँ से उसका बैकग्राउंड गए, उसके अकाउंटिंग पे हम गए, फिर हम उससे रिलेटेड उसका एचआर भी हमने शुरू कर दिया। तो एक रिटेलर है, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देगा। फिर उसी से रिलेटेड होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी हमने काफ़ी काम किया, क्योंकि एक रिटेल से जुड़ा हुआ एक सेगमेंट होलसेल भी है और होलसेल से जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग है। राइट। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू होलसेल टू रिटेल, ये पूरा सॉल्यूशन हमने धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया। और फाइनली हमने कस्टमर लॉयल्टी की तरफ भी काम करना शुरू किया कि एक रिटेलर को, कस्टमर को अगर रिटेन करना है तो उसके लिए कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसको कस्टमर लॉयल्टी जिसको कहते हैं। राइट। तो ये हमने अपनी जर्नी में यहाँ तक किया। हमने जो भी हमारा आइडिया था, वो नए नए आइडिया इम्प्लीमेंट किए। हम इस एप्लीकेशन के अंदर क्लाउड टेक्नोलॉजी, शुरुआत के दिनों में जब तक कोई क्लाउड के बारे में जानता नहीं था, हम 2013 में क्लाउड पे पूरा ईआरपी होस्ट करवा दिया था। अरे वाह 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 वाह। और उस समय फिर हमने करीब 35 ब्रांचेस पे एक साथ हमने लाइव किया। मीना बाजार की 35 उस समय ब्रांचेस थी, आज तो 100+ ब्रांच है। और उस समय वो 35 ब्रांच पे हमने क्लाउड बेस्ड ईआरपी शुरू करवाया। बहुत बढ़िया। विथ कंप्लीट डेटा रिडंडेंसी एंड ऑल एवरीथिंग। तो उस समय हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, और आज भी हम कोई भी नया आइडिया आता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको हम सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी है सर। क्या बात है। तो लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि एक बिजनेस को ईआरपी सिस्टम की जरूरत क्या है? ये बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, कई बार हमसे ये भी पूछते हैं कि भाई आप ईआरपी बनाते हो, इसकी जरूरत क्या है? आजकल वैसे ही बहुत सारे छोटे मोटे ऐप्स आ चुके हैं, आप सिंपली बटन दबाओ और बिल बन जाता है, कैश मेंटेन हो जाता है, कैश रजिस्टर भी है, इवन कैलकुलेटर भी है। तो एक ईआरपी सिस्टम की जरूरत क्या है? सर मैं एक छोटी सी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बचपन में, मेरा एक फ्रेंड है और वो, उसके फादर की एक कपड़े की दुकान थी बहुत पहले, मतलब बचपन में हम लोग खेलते वेलते थे उसके यहाँ पे, उसके कपड़े की दुकान पे। तो उसके फादर सुबह सुबह 7 बजे अपनी दुकान पे जाते थे, पूजा वगैरह करके, साफ सफाई करके, दुकान खोलना, अपना सारा सब कुछ ठीक ठाक से ढंग से रखना, और वो फिर वो एक कैश की गद्दी पे बैठ जाते थे और दिन भर वो अपने कस्टमर को सर्व करते रहते थे। सारे कस्टमर को वो नाम से जानते थे, दीदी दीदी कह के बुलाते थे, और हर कस्टमर को पर्सनली जाकर के सर्व करते थे। दुकान भी नो डाउट बहुत अच्छा चलता था, पूरे एरिया का एक नामी दुकान था, वो कपड़े का शोरूम था। और शाम को करीब 10 बजे, रात को 10 बजे वो फिर सारा दुकान बढ़ा के, शटर डाउन करके, और फिर आरती वगैरह करके, और वो वापस घर आते थे। 24 मतलब आप पूरे देखो, पूरे 365 दिन, साल के 365 दिन उनका एक ही रूटीन था। सुबह जाना, दुकान खोलना, गद्दी पे बैठना, पूरा कस्टमर का ख्याल रखना, रात को दुकान बढ़ाना, आरती करके घर आ जाना। अब देखो उनकी जो लाइफ है, वो उनकी लाइफ और उनका बिजनेस एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ था कि एक दूसरे के बिना एक दूसरे को इमेजिन नहीं कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी शादी पे जाना हो तो शादी पे नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं जा रहे। अभी सर मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं अभी रिसेंटली अपने गांव गया। मैंने देखा कि जो मेरा दोस्त है, जो उनका बेटा था, उनका मेरा दोस्त, वो भी उसी रूटीन पे चल पड़ा आगे। अब उसका रूटीन वही हो गया। तो अंकल जी तो नहीं रहे, तो उनका जो बेटा है, जो मेरा दोस्त है, वो अब वही दुकान जाता है, गद्दी पे बैठता है, कस्टमर सर्व करता है, रात को दुकान बढ़ा करके घर आता है। तो अगर आप इसमें पूछें कि ईआरपी क्या करेगा, ईआरपी एक रिटेलर्स को ईआरपी की क्या जरूरत है, एक बिजनेस को क्या जरूरत होती है अपनी लाइफ से, एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों शुरू करता है? ताकि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, ताकि उसको टाइम मिले फैमिली के साथ, ताकि उसको आगे और बिजनेस को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखे, वो नए नए दुकानें खोले। ठीक है, पर अगर कोई ऑटोमेशन सिस्टम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही सॉल्यूशन लो, आप दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन ले लो, छोटा मोटा सॉल्यूशन ले लो, टैली लगा लो, कोई भी कर लो, लेकिन आप कोई ना कोई ऑटोमेशन जरूर कराओ,
एक रिटेलर्स के लिए ये बहुत जरूरी है। जब राइट। आप वो कराते हैं तब आप फ्री हो जाते हैं, गॉट फिर इट। आप चीजों को डेलीगेट कर पाते हैं, फिर आप कैशियर पे भरोसा कर पाते हैं, फिर यस। सेल्स पर्सन पे भरोसा कर पाते हैं, करेक्ट। फिर आप फ्री होते हैं। तो आपके अंदर आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप फैमिली को टाइम दे सकते हैं, यस। आप घूमने जा सकते हैं या अपने ही बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। परफेक्ट। सर करेक्ट। एक नॉर्मल रिटेलर जो ईआरपी यूज नहीं करता हाँ। और एक वो रिटेलर जो ईआरपी यूज करता है, यस। आप दोनों की लाइफ में देख लीजिए जमीन आसमान का अंतर होता है। जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाला तो गल्ला ही नहीं छोड़ पाता, और जी बिजनेस जो शुरू किया था वो इसलिए शुरू किया था कि चलो कुछ घर के पैसों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, घर में खाना आएगा, बच्चे पढ़ लेंगे और फैमिली की जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन किस तरह से वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया कि वो, जैसे कहते हैं ना, कि बिजनेस ने ही उसको ऐसे जकड़ कर रख लिया, करके रख लिया। और उसी में ही एक मकड़ी के जाल के अंदर फंस कर रह गया। हाँ, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स जो अभी जिनसे हम बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर आपकी बात तो सब कुछ ठीक है, पर ना मैं बिल पे पर्सनली डिस्काउंट देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। बिल बन जाता है, फिर मैं मेरे पास आता है बिल, मैं फिर उसके ऊपर डिस्काउंट देता हूँ। डिस्काउंट देता हूँ। करेक्ट। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर सेल लगी हुई है मार्केट में, और अब मैंने भी अपने दुकान में सेल लगा रखा है, लेकिन जब कोई पीस बिकता है तो उस पे कितना परसेंट देना है कस्टमर को, वो मैं डिसाइड करता हूँ। हाँ। राइट। जब मैं सप्लायर को पेमेंट कर रहा होता हूँ, फिर मैं खुद जाके चेक करता हूँ कि सप्लायर से क्या डील हुई थी, उसको कितने दिन की पेमेंट थी, फिर मुझे उसने कितना डिस्काउंट ऑफर किया था, वो सारा मैं डायरी से निकालता हूँ और फिर मैं अपने अकाउंटेंट को बोलता हूँ कि इतने का चेक बना दे। हाँ, और कई तो मैंने ये भी देखा है कि वो कहते हैं कि परचेज के टाइम पर जो नेगोशिएट कर लिया था, पेमेंट गिन के देते हुए भी 1-2% का वहां पर भी डिस्काउंट, हाँ, चलो कोई बात नहीं, राउंड वहाँ ऑफ भी ले लो। करवा लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिसिप्लिन है। मैं भी कैश फ्लो की वर्कशॉप में ना सजेस्ट करता हूँ कि जब आपके बिजनेस के अंदर ये ऑटोमेशन है, ईआरपी सिस्टम लगा हुआ है, तभी तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल वर्क करेंगे, तभी जी तो फाइनेंशियल कंट्रोल वर्क करेंगे। जी। गॉट इट। राइट। तो अब ना इससे ही जुड़ा अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप मुझे ये बताओ कि ईआरपी सिस्टम से ना, मुद्दे की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? हमें तो लगता है कि खर्चा हो गया, ईआरपी लगा दिया तो खर्चा, प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे? सर आपका सवाल बहुत वैलिड है, और यहाँ फिर मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यस सर। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक साड़ी का बिजनेस है, राइट। और वो 1000 की साड़ी परचेज करके लाते हैं ठीक है जी। और उसको 1100 में बेचते हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा मैंने एक एग्जांपल लिया है कि परचेज प्राइस मेरा 1000 रुपये है और सेलिंग प्राइस 1100 रुपये है। एक साड़ी में जब बेचता हूँ तो मुझे 100 रुपये का बेनिफिट होता है। करेक्ट है। अब अगर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है सर? ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं एक साड़ी जो मेरे पास आई है, अगर मैं उसको 1 महीने के बाद बेचता हूँ, 30 दिन में बेचता हूँ, तो 1 महीने में मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 100 रुपये है। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं कि कौन सी साड़ी तेज बिक रही है, कौन सी साड़ी मध्यम बिक रही है, और मैं उसी साड़ी को 10 दिन में बेच दूं, 1 तारीख को लाया था, 10 तारीख को बेच दिया, तो मेरा जो प्रॉफिट महीने के एंड में होना था 100 रुपया, वो 100 रुपया 10 तारीख को ही मिल गया। अब 10 तारीख को फिर से मैंने वही साड़ी परचेज कर ली दोबारा से 1000 रुपए की। करेक्ट। फिर मैंने 20 तारीख को बेच दिया। करेक्ट। फिर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। और फिर वही साड़ी 20 तारीख को परचेज कर ली, 30 तारीख को बेच दिया। करेक्ट। तो जहां पे मुझे 1 महीने में 100 रुपए का प्रॉफिट होना था, वहां पे उसी इन्वेस्टमेंट से 3 गुना प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, 3 गुना, 3 टाइम्स, 300 रुपए का 300 का। अब सर आप मुझे बताइए कि ये कौन बताएगा कि कौन सी साड़ी कितने दिन में बिक रही है? एब्सोल्युटली, जो कौन सी साड़ी बेचते हैं। जी, तो इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं सेल एजिंग। हाँ, करेक्ट। तो हम लोग डेटा से ये निकालते हैं कि कौन से आइटम की सेल एजिंग कितनी है, कौन सा आइटम कितने दिन में बिक रहा है। राइट। तो जो जितने दिन में बिक रहा है, अगर ज़्यादा दिन में बिक रहा है उसका स्टॉक कम करो, उस पर डिस्काउंट लगाओ, जल्दी फ्री करो, और जो कम दिन में बिक रहा है उसको रिप्लेनिश करो फटाफट फटाफट। करेक्ट। तो सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डबल, ट्रिपल, मल्टीपल हो सकती है। वाह वाह तो वाह। कैश फ्लो और भी कई सारे एग्जांपल है सर। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ सर। हमारे पास मान लीजिए मेरा एक स्टोर है, और मेरे पास कम से कम नॉर्मली एक स्टोर में कम से कम 300-400 सप्लायर से माल आता है। 300-400 सप्लायर से माल आता है।
अब मुझे ये नहीं पता कि किस सप्लायर का माल बिक रहा है, किस सप्लायर का माल नहीं बिक रहा है। राइट। अब मैं सूरत जाता हूँ, कोलकाता जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ माल खरीदने के लिए, तो मैं उन सप्लायर के पास जाता हूँ जो मेरे दोस्त यार हैं, ठीक है जी। जिनसे मेरी बात अच्छी हो रही है, जो मुझे अच्छे से अवगत करता है। राइट। ठीक है, लेकिन अगर मैं डेटा ड्रिवन अप्रोच करूं यस। तो डेटा बताएगा कि आपको इस बार सूरत जाना चाहिए, यस। क्योंकि सूरत के सप्लायर का माल ज्यादा बिक रहा है। करेक्ट। आपने प्लान बना रखा है कोलकाता का, क्योंकि हाँ। वहां पे दुर्गा पूजा है, आपके सप्लायर ने इनवाइट किया है कि आप आ जाओ, अपनी परचेजिंग भी कर लेना, दुर्गा पूजा भी अटेंड कर लेना। पर आपका डेटा बता रहा है कि नहीं, आपको कोलकाता नहीं जाना है, वहां का माल नहीं बिकता, आपको सूरत जाना है। अगेन सूरत में भी आपको वैसे सप्लायर के पास जाना है जो मे बी नोन है, नया है, राइट। जिसका डिजाइन आपको उतना समझ में नहीं आता, जहाँ पे आप जाते हैं उतना अवभगत नहीं होता, दोस्ती यारी नहीं है, लेकिन उसका माल चल रहा है, करेक्ट। उसका सेल हो रहा है। यस। तो आपको वहां पे जाना है, आपको अपने Right. दोस्त यार के पास नहीं जाना है। तो Absolutely. ये डेटा बताएगा सर, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताएगा। सेकेंडली, यस। आप अपने सप्लायर को खुद ही रिपोर्ट दे सकते हो, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ने ये चीज इम्प्लीमेंट किया है कि उन्होंने वीकली बेसिस पे अपने सप्लायर को उनकी जो जो आइटमें हैं उनका सेल और स्टॉक स्टेटस भेज दिया। राइट। ठीक है। अब उसमें रिटेलर की टेंशन खत्म हो गई। सप्लायर खुद ही देख रहा है कि मेरा कौन सा पीस चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, जो चल रहा है उसी को रिपीट कर दिया, रिप्लेनिश कर दिया। करेक्ट। तो हमें ये नहीं देखना कि मुझे किस सप्लायर से क्या माल मंगाना है, सप्लायर खुद ही भेजे जा रहा है। एब्सोल्युटली। और खास करके जैसे रिनाउंड होता है, जैसे रिटेलर एक इसका नाम बढ़ जाता है, तो सप्लायर भी चाहते हैं कि मेरा पीस वहां पे मेरे इस स्टोर पे बिके, इस जगह पे बिके। यस। तो आपकी हेडेक भी कम हो गई, सप्लायर का भी एक पर्पस सॉल्व हो गया। करेक्ट। तो इस वजह से अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज करें Yes. और उसके कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको हम थोड़े से ध्यान से देखें, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो 100% बढ़ता ही बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही बढ़िया। और आपने ना अपनी बातचीत में बार बार एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, डाटा। और ऐसा हमें भी सुनने में आता है कि डाटा ना आज की एक नई करेंसी है। डाटा डाटा नहीं है, वो करेंसी है, वो तो मनी है। इसके ऊपर थोड़ा बताइए, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है डिस्कशन ये। सर, ये मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी लर्निंग मिली उस वीडियो से। उसमें आपने इन्वेंट्री ऑडिट के बारे में बताया था कि किस तरीके से अगर हम सही इन्वेंट्री ऑडिट करते हैं तो न तो हमें उसको, मतलब हमें बहुत सारे ऐसी इन्वेंट्री का पता चलता है जो डेड हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे रिजेक्टेड आइटम है, हमने पेमेंट कर दिया। राइट। ठीक है, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, इसमें मैं एक वर्ड और यूज करूंगा सर, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी। हाँ हाँ। जैसे हम कोई बिल बनाते हैं, मैंने बहुत सारे रिटेलर्स को देखा है कि अगर आप जाओ कोई भी परचेजिंग करो, बिल बनाते हैं और कस्टमर का नाम रिकॉर्ड नहीं करते, ऊपर लिख देते हैं कैश, बिल बना दिया, बारकोड स्कैन, जो भी करना है कर दिया और बिल बना कर दे दिया। राइट। सर, कस्टमर का डेटा वो किसी करेंसी से कम नहीं है। कस्टमर का डेटा विथ देयर डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है देयर जेंडर, उनका एज ग्रुप, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, उसकी लोकेलिटी, एरिया, रिलीजन, व्हाटएवर। तो अगर आप उस डेमोग्राफी डेटा को लेने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़े, कुछ गिफ्ट भी देना पड़े। अभी हमारे क्लाइंट ने एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाला था, उन्होंने काउंटर पे फॉर्म रख दिए थे और फॉर्म में कस्टमर की सारी डेमोग्राफी थी। ठीक है, और जो भी कस्टमर आता था उनको बोलते थे कि आप ये सारे फॉर्म फिल कर दो, लकी ड्रॉ निकलेगा और लकी ड्रॉ में हम आपको एक टीवी दे देंगे, सैमसंग का बड़ा है। ठीक है, तो कस्टमर उस वजह से भी आपको डेमोग्राफी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके यहाँ पे सेल लगने वाली है, आप कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे? करेक्ट। जितना आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च करोगे, उससे बहुत ही कम पैसे में आप एक्चुअल टारगेटेड कस्टमर पे पहुंच सकते हो। राइट। फ्री सेल्स लगा सकते हो। ठीक है, ये कैसे होगा सर? ये डेटा जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। करेक्ट। तो बहुत सारे अभी हमारे क्लाइंट, अभी हमारे बहुत रेनाउंड क्लाइंट है, आपने नाम लिया ओढ़नी का। ठीक है, वो डेटा का इतना इंटेलिजेंट यूज करते हैं
वो आप कह नहीं सकते। अरे मैंने तो देखा, वो तो लेडीज का उनका प्रोफेशन पूछते हैं, अगर वो टीचर है तो टीचर्स जी, डे के ऊपर उनको बड़ी अच्छे गिफ्ट बहुत कूपन। है, टीचर्स मेरी डे पे वाइफ स्कूल उनको टीचर ऑफर है, देते हैं। जी, मेरी वाइफ स्कूल टीचर है, और मेरी वाइफ को तो उनकी फैन हो गई है। वो कहती है कि ओढ़नी वाले साड़ी के पास जाएंगे, रिसेंटली उन्होंने एक अपनी शॉप भी खोली है चांदनी चौक में, जी, जी, वहाँ तो है ही है जी। कोऑर्डिंग क्लेम में। वो जी टीचर्स डे के ऊपर एक ऐसी कंपनी है जो रिस्पेक्ट करती है, मतलब वो ना उनको समझते हैं। हाँ, बिल्कुल वो चीज समझते हैं। और दूसरा आप ये देखो कि उनका कोई भी डिसीजन इमोशनल ड्रिवन नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड और बताऊंगा सर, इमोशनल ड्रिवन वर्सेस डेटा ड्रिवन अप्रोच। राइट कई बार हम जो डिसीजन लेते हैं एज बिजनेसमैन इमोशन के अगेंस्ट ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला मेरा फेवरेट सप्लायर है, मैं उसको उसी से परचेज करूंगा। राइट। भाई डेटा ये कह रहा है कि इसका माल नहीं चलता। हाँ हाँ, ठीक है। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच करने के लिए अगर आप जाते हैं तो जिस सप्लायर का माल चलता है उसके पास जाते हैं। राइट। एक और कई बार ऐसे ही इश्यूज आती है। आपने उस इन्वेंट्री ऑडिट में एक बात बोली थी कि जिस आइटम का जो पीस रिजेक्ट हो चुका था उसका डेबिट नोट भी नहीं बनाया गया और उसकी पेमेंट भी हो गई। हाँ। यस। ठीक है, तो आप जिस भी बिल का पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट के टाइम पे ही एक सिंगल बटन के क्लिक पे आपको ये अगर पता चल जाए कि जो मैं पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ उसका कितना पीस ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितना हमने डेबिट नोट कर दिया और कितना कितने दिन से पड़ा हुआ है, उसका क्या सेल रेशियो है, तो उससे आपको पेमेंट करते समय ये लगेगा कि ये जो मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ इसको इमोशन ड्रिवन होकर के मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन इसका तो पीस ही पड़ा हुआ है, इसका तो एक भी पीस निकला नहीं। हाँ, वेरी वेरी रिलेवेंट। इतनी दिलचस्प और इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है ना, तो मन तो कर रहा है कि ये बातचीत का सिलसिला ना ऐसे ही चलता ही रहे, चलता ही रहे। बट हर खूबसूरत चीज़ का एक एंड होता है। तो मैं ना इस पूरी डिस्कशन को एंड करने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे जेड ऑर्डर ये सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया, इतना अमेजिंग डेवलप किया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इस्तेमाल कर रही है, तो अगर आपसे किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे आप से टच बेस बना सकते हैं? सर हमारी वेबसाइट है zorder.in, ओके, वहाँ पे जा करके इंक्वायरी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और डायरेक्ट वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। इस तरीके से टच पॉइंट है हमारा, वेबसाइट ही टच पॉइंट है। और अगर गूगल पे आना है तो गूगल पे सिंपली मैप पे टाइप करेंगे zorder, सारी Right. डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, ओके, वहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर आपको अपने पास्ट में जाकर देखना हो, जब से आपने ये शुरू किया, आपने बताया था कि बहुत समय से 25 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया है, तो क्या आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड है अपनी डिसीजन से कि आपने रिटेल के अंदर ये जेड ऑर्डर क्रिएट किया? अगर आपको मौका मिलता तो कुछ और करना चाहती है, यही करना चाहते हैं? हाउ सेटिस्फाइड? सर देखिए उस समय का सिचुएशन हमें नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो बिल्कुल एक एनोनिमस, कोई भी एक बंदा जो जॉब सीकर होता है वैसे लेकर के आए थे। लेकिन जब इस लाइन पे जाते गए तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज दिमाग में आ रहे थे और बहुत सारे ऐसे पेन पॉइंट, रिटेलर के पेन पॉइंट आ रहे थे कि अगर एक रिटेलर ये काम करना शुरू कर दे तो उसको ये बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और समहाउ उन आइडियाज को मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, मैं एक एम्प्लॉय था। जब मैंने अपनी कंपनी शुरू करी तो वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी शुरू करी। क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो ये अप्रोच है कि हम कस्टमर को एक ओवरऑल सॉल्यूशन, एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि ही विल परचेज फ्रॉम अस और नॉट, उससे हमें मतलब नहीं है। हम उनको एक ओवरव्यू, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं और उनको एक इम्प्लीमेंटेशन तक हैंड होल्डिंग करते हैं कंप्लीटली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही आपकी पर्सनैलिटी का मैंने देखा है कि एक खासियत है, आप मार्केट से फीडबैक लेते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं। जितने ओपन माइंड के साथ में आप काम करते हैं और सच्चे मन से एक सेवा भाव दिखाई देता है आपके काम के अंदर। आई ट्रूली अप्रिशिएट, क्योंकि मेरे वन ऑफ द क्लाइंट जो हैं वो भी आपका सर्विस ले रहे हैं और अपने वहाँ पर अपना चला रहे हैं, चाहे वो, तो उन्होंने जो ये वाली बात बताई ना, फीडबैक वाली, जो आपकी अप्रोच है वो काबिले तारीफ है जी। तो यही सर अप्रोच रहा है हमारा। बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट के नहीं, मैं बहुत सारे रिटेलर्स को जानता हूँ जो सॉफ्टवेयर तो परचेज कर लेते हैं लेकिन उस सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम आउटकम नहीं ले पाते हैं। क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, सर्विस परचेज कर ली,
सेल चल रहा है, बारकोडिंग हो रही है, बिलिंग हो रही है, एंड दे आर हैप्पी विद इट। ठीक है, लेकिन उन हजारों रिटेलर्स जो है वो एप्लीकेशन लगाने के बावजूद एक एप्लीकेशन से या उसका यूज करके अपने आप को कैसे ग्रो किया जाए इसके बारे में जानते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और ये वाक़ई आप ना एक बहुत बड़ी सेवा का काम कर रहे हैं कि किस तरह से उस व्यापारी की, उस रिटेलर की, उस बिज़नेसमैन की ज़िंदगी के अंदर आप टाइम क्रिएट कर रहे हैं, फाइनेंशियल जी, कंट्रोल लगा रहे हैं, प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और ज़िंदगी जीने के मायने सिखा रहे हैं थ्रू योर सॉफ्टवेयर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज के पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए, और मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ आपका, जो कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।